नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो यानी कि 1 दिसंबर 2024 को संडे को एनएमएस एग्ज़ाम का जो मध्य प्रदेश का जो पेपर हुआ है सेट का, उसकी आंसर की यानी कि उस क्वेश्चंस पेपर को यहाँ सॉल्व कराने का प्रयास रहेगा। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। नेक्स्ट जो है साथ ही क्वेश्चन है, दूसरा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत के पक्षी मैन के नाम से किसे जानता? तो देखिए, जो सलीम अली है इन्हें बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। तो जो ऑप्शन जो सी है वह आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, वह है, निम्न में से कौन सा बीज एक बीजपत्री का उदाहरण है? देखिए, बीजपत्र जो होते हैं, जब भी हम बीज को देखते हैं तो इस तरह के जो बीजपत्र होते हैं इनमें जैसे चने के अंदर आपने देखा होगा 2 होते हैं, इसी तरह से सोयाबीन के अंदर भी 2 होते हैं, लेकिन जो मक्का होता है उसके अंदर एक ही बीज पत्र होते हैं। मक्का है, गेहूं है, जो अनाज वाले जो पादप हैं उनके अंदर एक ही बीज पत्र होते हैं। जब प्लांट उगता है तो इस तरह के बीज पत्र निकलते हैं, तो ये द्विबीजपत्री है। जबकि मक्का के अंदर एक ही तरह का बीज पत्र निकलता है, तो ये एक बीजपत्री का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पौधे की जड़ मूसला जड़ होती है? तो देखिए, 2 तरह की जड़ें होती है, अपस्थानिक जड़ें और मूसला जड़। जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो होती है मूसला जड़। तो देखिए, यहाँ पे मक्का इसकी रेशेदार जड़ होगी, घास इसकी भी रेशेदार है, गेहूं की भी रेशेदार, जबकि गुड़हल जो है ये एक प्रकार का द्विबीजपत्री पादप है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो होगी मूसला जड़। अगला है 5वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और वीडियो पर अंत तक बने रहें। किस तरल पदार्थ के तल पर बाहरी अघुलनशील घटक के जमने की क्रिया को कहते हैं? तो देखिए, जब बाहरी अघुलनशील पदार्थ अगर नीचे जम जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवसादन। तो ऑप्शन जो बी है वह हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 6वां जो क्वेश्चन है वह है, निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, बाजरा इसके अंदर आता है, ज्वार भी आता है, रागी भी आता है, लेकिन गेहूं मोटे अनाज के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन जो बी है वह आपका करेक्ट आंसर है। अगला है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन मैंने आगे ले रखा है क्लियर दिखने के लिए। तो देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग विटामिन सी की कमी से होता है? तो देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी। तो यहाँ जो ऑप्शन जो सी है वह आपका करेक्ट आंसर है। अगला, भारत में बिग बियर तारों को के समूह तारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। बिग डीपर जो तारे हैं उनको। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है या कितने दिन लगते हैं? तो देखिए, यहाँ पे 27 दिन करेक्ट हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह आपका करेक्ट आंसर है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्र पूर्ण करने में लगने वाला टाइम आपको बता ही दिया। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट है। हेली का धूमकेतु कितने वर्षों बाद? देखिए, जो हेली पुच्छल तारा है ये हर 76 वर्ष के बाद, हर 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। अगला है, वैज्ञानिक कार्यों में तापमान के मापन का पैमाना है। तो देखिए, जो टेम्परेचर इसकी एसआई यूनिट क्या है? केल्विन है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल केल्विन पर ही यूज करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक
टेम्परेचर का मापन केल्विन पैमाने पर ही करेंगे। तो यहाँ पे केल्विन के लिए जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, मौसम माप उपकरणों के आविष्कार एवं निर्माण करने के कारण निम्न में से किस वैज्ञानिक को भारत की मौसम महिला के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अन्ना मणि जो हैं इन्हें मौसम महिला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पित्त निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए जो पित्त जो होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है और यकृत द्वारा बनता है। और यह जो है पित्त, इसके अंदर बाइल साल्ट यानी कि पित्त लवण होते हैं। यह जो है वसा की बूंदों को तो छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ते इमल्सिफिकेशन करते हैं। तो ये वसा पे काम करते हैं यानी कि फैट पे काम करते हैं। अगला है राइजोबियम किसका उदाहरण है। तो देखिए राइजोबियम जो है वह एक प्रकार के सहजीवी जीवाणु हैं। ये जो है द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, जैसे लेग्यूमिनोसी के जो प्लांट्स होते हैं जैसे चना है, मटर है, उनकी जो जड़ें जो होती हैं उन जड़ों की गठानों में ये पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करते हैं राइजोबियम जीवाणु। सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं? सहजीवी। अगले क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन। मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। देखिए शरीर के अंदर जो आहार नाल है उसमें सबसे जो लंबा पार्ट है वो है छोटी आंत, जो कि 7.5 मीटर होती है यानी कि 7.5 मीटर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें किसी पिंड के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के कारण होता है। तो देखिए संवहन जो होता है, जैसे जल के अंदर हम पानी को गर्म करते हैं तो जो कण जो है नीचे से मूवमेंट करके ऊपर जाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये संवहन है। वैसे ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, एक है चालन, दूसरी है संवहन, तीसरी है विकिरण। तो यहाँ पे संवहन आएगा, जो कि जल के अंदर या द्रवों में ऊष्मा का संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। जबकि अगर पूछा जाए कि किस माध्यम में या किस तरह से ऊष्मा का संचरण होता है और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वह विकिरण है। तो यहाँ पे आपको संवहन करना है, ऑप्शन बी। विकिरण विधि में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है विकिरण विधि द्वारा। जबकि ठोस के अंदर ऊष्मा का संचलन होता है चालन विधि के द्वारा और द्रवों के अंदर संवहन विधि के द्वारा। 17वां क्वेश्चन ये है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी के डंक के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक के अंदर, जिसका फॉर्मूला है HCOOH फार्मिक अम्ल। तो आपका जो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर, फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। ये इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, तब भी आपको इसी को करना है, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है, और उसके दूधिया रंग के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक इसका कारण। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में, यानी कि चूने का पानी का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनेगा, तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। तो जो है आपका ऑप्शन जो डी है वह करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चूने के पानी में जब दूधिया रंग आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आ जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है वह है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय है तो इसका उपचार किया जाता है। जब मिट्टी अधिक क्षारीय होगी तो जो इसका उपचार करेंगे अपन अम्ल से, क्योंकि न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवानी है अपने को।
तो देखिए अम्लीय माध्यम वाला पदार्थ लेना पड़ेगा हमें। तो बुझा हुआ चूना ये क्षारीय होता है, नमक ये लवणीय होता है। तो हम कार्बनिक पदार्थ यानी कि जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ है उनका यूज करेंगे, क्योंकि जैसे HCOOH क्योंकि ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्षारीय मिट्टी के लिए हम अम्ल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो यानी कि जो ऑप्शन सी है वह आपका करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न है, वह एक धातु की सतह को सुरक्षित रखने के लिए उस पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया, तो ये कहलाती है गैल्वेनाइजेशन यानी कि यशद लेपन या गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन जो ए है वह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। 21वां क्वेश्चन, सामान्य या आराम की स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर क्या होगी? तो देखिए सामान्य जो हमारी श्वसन दर होती है 12 से 18 के बीच में। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमारी श्वसन दर होगी 12 से 15 के बीच में, 12 से 15 के बीच में। तो यहाँ पे 12 से 15 है, और अगर थोड़ी हम जब तेजी से चलते हैं तो ये 18 भी हो सकती है। तो यहाँ पे आराम की अवस्था में 12 से 15 के बीच में। नेक्स्ट जो है हमारा वह है, एक आराम कर रहे व्यक्ति की नाड़ी यानी कि जो हमारी जो सामान्य जो नब्ज जो दर होती है वो होती है 72 प्रति मिनट। तो यहाँ पे 72 से 80 प्रति मिनट हो जाएगी। ऑप्शन जो बी है उसकी संभावना ज़्यादा होगी यहाँ पे 72, क्योंकि 72 जो है हमारी पर मिनट जो होती है हमारी नब्ज दर, नाड़ी दर। अगला है 23वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पौधे में नर प्रजनन अंग का नाम है? जैसे स्त्री केसर ये पिस्टिल है, पुकेंसर स्टेमेन, और एंथर परागकोश, और यहाँ पे स्टिग्मा। तो देखिए जो वन ऑफ दिस द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो है पिस्टिल फीमेल वाला पार्ट है पुकेंसर, और पुकेंसर के अंदर ही क्या होते हैं, एंथर होते हैं। पुकेंसर जो होते हैं स्टेमेन के अंदर, स्टेमेन की स्ट्रक्चर ये इस तरह की होती है, इसी के अंदर के होंगे ये एंथर है, और ये है फिलामेंट, और ये कनेक्टिव है। तो एंथर भी जो है ये सब जो पार्ट है ये है पुकेंसर का ही भाग है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो बी है, अगर फीमेल वाला पूछता तो यहाँ पे हो जाता पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा 24वां प्रश्न वो है, निम्न में से प्रकृति में सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल और चुंबकीय बल। तो यहाँ पे ग्रेविटी जो फोर्स है वह सबसे कमजोर है, ग्रेविटेशन, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को भी पार किया जा सकता है जब कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से यानी कि पलायन वेग से चले तब। नेक्स्ट जो है, मनुष्य की ध्वनि सुनने की जो क्षमता है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, या 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20,000 हर्ट्ज तक आप इसको लिख दें, 20,000 हर्ट्ज तक। तो यहाँ पे 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, कई बार 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा हुआ होता है। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला है 26वां क्वेश्चन, घर्षण एक प्रकार का। देखिए घर्षण में जो है जैसे कि रोड है, इस पे कोई बाइक चल रही है या 4 व्हीलर चल रही है, तो जो है इसका मूवमेंट आगे की तरफ होगा, जबकि टायर और रोड के बीच में घर्षण पीछे की ओर लगेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो घर्षण जो है वो एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है यानी कि संपर्क बल है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है तो बिजली प्रवाहित की जाती है। तो नकारात्मक टर्मिनल पर यानी कि जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर जो बुलबुले बनेंगे वो किसके बनेंगे? तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो जो पॉजिटिव वाले यानी कि जो हाइड्रोजन वाले जो है आयन यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी, क्योंकि जब पानी है उसका इलेक्ट्रोलाइट होगा यानी कि उसका अपघटन होगा, तो उसमें 2 गैसें निकलेगी, एक निकलेगी हाइड्रोजन और दूसरी निकलेगी ऑक्सीजन। तो जो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी हाइड्रोजन, जबकि पॉजिटिव वाले पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? तो देखिए नींबू का रस, आशुद्ध जल, डिस्टिल वाटर न्यूट्रल होता है, मिट्टी का तेल न्यूट्रल होता है, नारियल का तेल
तो यहाँ पे नींबू का जो रस है वो है विद्युत का सुचालक, क्योंकि अम्लीय होता है। तो लेमन जूस यानी कि नींबू का जो रस है वो एक प्रकार का नींबू रस विद्युत का चालक होता है, कंडक्टर होता है। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो जो कोक जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। 30वां क्वेश्चन, निम्न में से किस महीने में खरीफ की फसलों की कटाई होती है? देखिए जो खरीफ की जो फसलें बुआई की जाती है इनकी जून जुलाई में, यानी कि एवरेज जून जुलाई में, और इनको काटा जाता है सितंबर के महीने में, यानी कि जो ऑप्शन जो ए है जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर में जो खरीफ की फसल है मक्का है सोयाबीन, इनको काटा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा 31वां क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी? तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से समृद्ध करेगी मटर, क्योंकि ये है जो है लेग्यूमिनेसी के अंदर आती है। पहले ही मैंने बता दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ये, क्योंकि ये लेग्यूमिनेसी के अंदर जो आते हैं इनकी जड़ों के अंदर इस तरह की गठाने होती है, और इन गठानों के अंदर होते हैं राइजोबियम जीवाणु। पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? तो देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब महिला हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो कि दाढ़ी मूछे के लिए प्रेरित करता है, तो ये मेल हार्मोन है, यानी कि पुरुष हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अगला है, मानव कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो हमारी जो कोशिका के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी यानी कि जो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 34वां प्रश्न ये है आपके लिए, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किण्वन विधि? तो देखिए लुई पाश्चर है, पाश्चराइजेशन विधि दी थी इन्होंने, तो लुई पाश्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आप सबको पता ही है, ये इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में। जॉन मेंडल ने अनुवांशिक के नियम दिए थे। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे इनके भी क्वेश्चन हो चुके हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता यानी कि जो भूकंप की जो पावर है वो किससे मापा जाता है? तो इसको देखिए यहाँ पे भूकंपी पैमाना, लोहे का पैमाना, रिएक्टर पैमाना, तो इसको रिएक्टर स्केल यानी कि रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा दिए। इसी तरह से बने रहें वीडियो में अन्य क्वेश्चंस, और जिनका भी पेपर अच्छा गया है, स्कोर अच्छा रहा है, उन सभी को मेरी तरफ से एनएमएस एग्ज़ाम में पास होने की बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने क्वेश्चन मैच कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।